हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन साइंस नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहेवियरल साइकोलॉजी बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर्स को रिव्यू करके बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बिगेट दैट की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, psychology is formerly defined as the scientific study of, so friends, correct option is behavior and mental processes. Next MCQ है, which early school of psychology founded by Wilhelm Wundt focused on analyzing the basic structure of consciousness. So friends, correct option is structuralism. Structuralism जो है अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो कि किसने फाउंड किया था? विल्हेम वंट ने। किस चीज़ पर फोकस करता है? एनालाइजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। Next MCQ है, John B. Watson is recognized as the founder of which psychological perspective? So friends, correct option is behaviorism. जॉन बी वाटसन जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल, कौन से? बिहेवियरल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोगर एंड अब्राहम मैस्लो इज ऑन। प्राइमरी फोकस जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो कि कार्ल रोगर एंड अब्राहम मैस्लो ने दी थी, तो वो किस चीज़ पर था? पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू हेल्थ केयर, डिजीज प्रिवेंशन एंड पेशेंट केयर? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी किस चीज़ पर फोकस करती है? अप्लाई करती है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हेल्थ केयर पे, डिजीज प्रिवेंशन पे एंड पेशेंट केयर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू न्यूरल इम्पल्सेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक बायोलॉजिकल कन्वर्जन प्रोसेस है जो कि फिजिकल सेंसरी स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलेशन नीडेड टू डिटेक्ट स्टिमुलस 50% ऑफ द टाइम इज नोन एज। सो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? डिफाइन करता है लोवेस्ट स्टिमुलस लेवल को जो कि डिटेक्टेबल होता है ह्यूमन सेंसेस हाफ द टाइम। So friends, next MCQ है, sensory adaptation occurs when sensory receptors become। सेंसरी एडेप्टेशन कब होती है? जब सेंसरी रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? लेस सेंसिटिव हो जाते हैं कांस्टेंट अनचेंजिंग स्टिमुलाई। मतलब कोई एक स्टिमुलाई आ रहा है जो कि अनचेंज है, कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? रिसेप्टर रेस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सेंसरी एडेप्टेशन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच विजुअल रिसेप्टर इन द रेटिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड हाई विजुअल अक्यूटी इन ब्राइट लाइट? सो फ्रेंड्स, कौन सा जो है विजुअल रिसेप्टर रेटिना के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए एंड हाई विजुअल अक्यूटी इन ब्राइट लाइट? सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स। कॉन्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए एंड हाई विजुअल अक्यूटी इन ब्राइट लाइट, जबकि रोड्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं डिम लाइट विजन को। Next MCQ है, in Ivan Pavlov's classical conditioning experiment, meat powder acted as a। इवान पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट में मीट पाउडर जो है वो एक्ट करता है कैसे? अनकंडीशनड स्टिमुलस। मीट पाउडर जो है नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्राइगर करता है सेलिवेशन विदाउट प्रायर ट्रेनिंग, तो ये जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग any event that increases the probability of a behavior recurring is a। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है reinforcement। reinforcement जो है वो क्या करता है? reinforcement ऑलवेज इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ करता है टारगेट बिहेवियर को। तो यहाँ पे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई भी इवेंट जो कि इंक्रीज करे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर रिकरिंग, तो इसको कहते हैं reinforcement। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अल्बर्ट बंडूरास फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ। अल्बर्ट बंडूरास का जो फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है किसके कॉन्सेप्ट को? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या कहा गया है? बंडूरा शोड दैट इंडिविजुअल लर्न एग्रेसिव बिहेवियर सिंपली बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस लाइक टेकिंग अ पेन किलर टू रिलीव अ हेडेक टू स्टैंडर्ड अ बिहेवियर इज। तो अगर हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं तो ये शो करता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंट विदाउट अ अनकंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड।
सो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन जो है तब होता है जब एसोसिएशन जो होती है बिटवीन कंडीशन एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस वीक हो जाए। जब कंडीशन और अनकंडीशन के दरमियान जो एसोसिएशन होती है वो वीक हो जाए तो एक्सटिंक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू एटकिंसन शिफिन मॉडल व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेमोरी शॉर्ट स्टोरेज स्टेजेस। मेमोरी की स्टोरेज स्टेजेस कितनी है, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है एटकिंसन शिफिन मॉडल के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स मेमोरी की स्टोरेज स्टेजेस सेंसरी मोटर, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्लो करती है इन्वायरमेंटल सेंसरी इनपुट टू शॉर्ट टर्म होल्डिंग एंड देन फाइनली इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर है मेमोरी स्टोरेज स्टेजेस का। So friends, next MCQ है grouping individuals bits of information into larger meaningful units to enhance short-term memory is called। इसमें कहा जा रहा है इंडिविजुअल की बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यानी कि हर एक इंडिविजुअल की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना, लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स में कन्वर्ट करना ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्हेंस हो सके। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिचंकिंग। चंकिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइज करती है स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को मैनेजेबल ब्लॉक्स पे एंड एक्सपेंडिंग फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी को एक्सपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच मेमोरी स्ट्रक्चर इन द ब्रेन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कंसोलिडेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी स्ट्रक्चर जो है ब्रेन में जो कि मेमोरी को कंट्रोल करती है यानी कि ब्रेन में क्रिटिकल रोल प्ले करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वाइटल होता है फॉर इनकोडिंग न्यू एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज यानी कि ये जो है न्यू चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करती है। हिप्पोकैम्पस जो है इसके लिए रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेमोरी ऑफ पर्सनल लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस इज क्लासिफाइड एज। सो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी जो कि मेमोरी ऑफ पर्सनल लाइफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस होती है जैसे कि योर फर्स्ट डे एट नर्सिंग कॉलेज। तो ये जो है एपिसोडिक मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी स्टोर करती है पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस को टाइड टू स्पेसिफिक टाइम्स एंड प्लेसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है अब्राहम मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स प्लेसेस विच कैटेगरी ऑफ नीड्स एट द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब्राहम मेस्लो जो है नीड्स प्लेसेस विच कैटेगरी ऑफ नीड्स एट एब्सोल्यूट फाउंडेशन। तो बेस ऑफ नीड्स है वो कहाँ पे है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं फूड, वाटर, एयर, स्लीप आर बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मेड फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिफर्स टू परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड पर्सनल एंजॉयमेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो किसको रिफर करती है, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंटरनल सेटिस्फेक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है एंड पर्सनल एंजॉयमेंट मिलती है। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच थ्योरी ऑफ इमोशन प्रोपोजेस दैट फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस अकर साइमल्टेनियसली। कौन सी थ्योरी जो है इमोशन को प्रपोज करती है कि ये एक फिजियोलॉजिकल अराउजल है एंड द इमोशनल एक्सपीरियंस जो कि साइमल्टेनियसली होता है मतलब खुद ब खुद हो जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कैनन बर्ड थ्योरी। कैनन बर्ड थ्योरी जो है स्टेट करती है इमोशनल परसेप्शन एंड बॉडीली अराउजल हैपन एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू ड्राइव रिडक्शन थ्योरी अ प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड लाइक हंगर क्रिएट्स एन इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स इसको कहते हैं ड्राइव। ड्राइव जो है ये प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड है जो कि क्रिएट करती है इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन को। बायोलॉजिकल नीड प्रोड्यूसेस ड्राइव दैट मोटिवेट्स ऑर्गेनिज्म टू एक्ट और टू रिस्टोर इंटरनल इक्विलिब्रियम होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन सिगमंड फ्रीड साइकोएनालिटिकल थ्योरी विच पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑपरेट्स इंटायरली ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है इड। इड जो है प्रेजेंट होता है बर्थ पे, फुली अनकॉन्शियस होता है एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव अर्जेस। तो इसमें जो है प्लेजर प्रिंसिपल आ जाता है, इड में आता है प्लेजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू विच गाइडिंग प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स ईगो जो है वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है, रियलिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ईगो मीडिएट्स बिटवीन डिमांडिंग इड एंड रियलिटी, फाइंडिंग प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक वेज टू सेटिस्फाई नीड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स पुशिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग
थॉट्स आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है रिप्रेशन। रिप्रेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली फोर्स करता है पेनफुल मेमोरीज और अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को डाउन इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। डिप्रेशन जो है एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को पुश करता है आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल इंक्लूड्स ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड। तो फ्रेंड्स न्यूरोटिज्म इज द लास्ट। बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट में न्यूरोटिज्म भी आता है। ओपननेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। इसको कहते हैं ओशियन मॉडल। ओशियन मॉडल कंप्राइजेज ऑफ ओपननेस, कॉन्शियसनेस, कंसेंशियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और इम्पल्सेस ऑन टू अनदर पर्सन इज नोन एज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम जो है एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अपने अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स जो है या इम्पल्सेस को, एक्शंस को दूसरों पे लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कब होता है? व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देयर ओन अनवांटेड ट्रेट्स और फीलिंग्स ऑन टू समवन एल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है Hans Seeley defined the body's three-stage response to chronic stress as the general adaptation syndrome. What are three stages in order? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर अलार्म। पहले अलार्म आता है, देन रेजिस्टेंस, देन एग्जॉस्शन। ये जो है करेक्ट ऑर्डर है इन थ्री स्टेजेस का। कौन सी थ्री स्टेजेस का? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की। ये रेस्पॉन्स होता है क्रोनिक स्ट्रेस की। क्रोनिक स्ट्रेस में ये रेस्पॉन्स होता है एडेप्टेशन। ये थ्री स्टेजेस किसने डिफाइन की थी? हैंस सीले ने। GAS moves from initial fight or flight alarm stage to coping and eventual depletion, जिसको एग्जॉस्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है पॉजिटिव, बेनिफिशियल और मोटिवेटिंग स्ट्रेस दैट इनहेंस परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो फ्रेंड्स ये जो है डेफिनेशन है यूज स्ट्रेस की। यूज स्ट्रेस जो है पॉजिटिव, बेनिफिशियल, मोटिवेटिंग स्ट्रेस होता है जो कि इनहेंस करता है परफॉर्मेंस को। यूज स्ट्रेस हेल्दी होता है, कंस्ट्रक्टेबल स्ट्रेस होता है जो कि मोटिवेट करता है ग्रोथ की तरफ एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज एम टू मैनेज स्ट्रेस बाय। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी जिसका एम होता है स्ट्रेस को मैनेज करना, तो वो कौन सी है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली एड्रेसिंग एंड मॉडिफाइंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेसर। जो स्ट्रेसर है उसको डायरेक्टली एड्रेस करना मीन्स आइडेंटिफाई करना एंड उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेसर। So friends, correct option is directly addressing and modifying the source of stressor. Problem focus coping actively targets the root cause. Root cause जो होता है उस पर टारगेट करना स्ट्रेसफुल सिचुएशन की। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्राइमरी हार्मोन रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड ड्यूरिंग द बॉडीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स। बॉडी जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स देती है तो कौन सा जो है प्राइमरी हार्मोन रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड से? सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है मेजर स्ट्रेस हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व होता है एनर्जी मोबिलाइजेशन में एंड इम्यून रेगुलेशन ड्यूरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है इमोशन फोकस्ड कोपिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन अ स्ट्रेसर इज। इमोशनल फोकस्ड कोपिंग जो होती है मोस्ट यूजफुल होती है जब स्ट्रेसर जो है अनकंट्रोलेबल हो और अनचेंजेबल हो, यानी कि लॉस ऑफ अ लव्ड वन। तो यहाँ पे इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है। व्हेन अ सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज्ड, इमोशन फोकस्ड कोपिंग हेल्प्स रेगुलेट इंटरनल इमोशनल डिस्ट्रेस। Next MCQ है official diagnostic manual widely used by the health professional to classify mental disorder is। ऑफिशियल डायग्नोस्टिक मैनुअल जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है DSM। DSM जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है जो कि यूज़ किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के लिए। ये भी पास्ट में MCQs रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। An irrational, excessive and persistent fear of a specific object or situation is called। फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है फोबिया की है। फोबिया जो है इरेशनल, एक्सेसिव, persistent fear of a specific object or situation, तो ये फोबिया की डेफिनेशन है। फोबिया में क्या आ जाता है? इंटेंस डिसेबलिंग फियर ट्राइगर्ड बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेटिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव
बिहेवियर्स। रिपीटेटिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स के साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो कैरेक्टराइज थे। ऑब्सेशन जनरेट एंजाइटी। ऑब्सेशन जो होती है वो एंजाइटी को जनरेट करती है विच द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू न्यूट्रलाइज थ्रू कंपल्सिव रिचुअल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है false sensory perception occurring without any external stimulus is known as। सो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है हेलुसिनेशन की। हेलुसिनेशन में false sensory perception होती है जबकि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट भी नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू है persistent false belief maintained despite clear evidence to the contrary, believing one is being spied on by aliens is a dash। तो फ्रेंड्स ये है डेल्यूजन की डेफिनेशन। डेल्यूजन जो होता है persistent false belief होता है जिसमें हम भले उनके सामने एविडेंस भी रख दें तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। डेल्यूजन रिजिड फॉल्स बिलीव होते हैं firmly held despite conflicting reality। उनके सामने रियलिटी भी हम रख दें तो भी वो बिलीव नहीं करेंगे। तो उनका जो ये डेल्यूजन होता है ये फॉल्स बिलीव होता है, firm बिलीव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप कंपेयर टू वर्किंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड। वो टेंडेंसी जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं लेस एफर्ट लगाते हैं जब वो जो है ग्रुप में वर्क करते हैं तो इसको कहते हैं सोशल लोफिंग। Social loafing occurs when individual accountability is diluted within a larger group। जब larger group में participate करते हैं तो वहाँ पे वो less effort दिखाते हैं तो इसको कहते हैं social loafing यानी कि laziness दिखाते हैं। So friends, next MCQ है Solomon asked famous length experiment demonstrate the power of। इसका करेक्ट ऑप्शन है for conformity to group pressure। सो फ्रेंड्स सोलोमन आस्ट की जो फेमस लेंथ एक्सपेरिमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है पावर ऑफ कन्फर्मिटी को ग्रुप प्रेशर के साथ। इसमें क्या कहता है, आस्ट शो करता है कि इंडिविजुअल जो है ऑफन अल्टर कर देते हैं अपने करेक्ट आंसर्स को क्योंकि वो एग्री कर देते हैं विद यूनिमस अनएनिमस ग्रुप मेजॉरिटी के साथ वो एग्री करके अपने करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग कर देते हैं। रॉन्ग नहीं करते मतलब अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अपने करेक्ट आंसर को। नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉग्निटिव डिसोनेंस occurs when a person experiences psychological discomfort due to। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो होती है वो तब होती है जब पर्सन जो होता है एक्सपीरियंस करता है साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को। किस वजह से, क्योंकि होल्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट बिलीव्स और एक्शंस, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और एक्शंस जो होते हैं उनके दरमियान मतलब वो उनके दरमियान होता है, टू कॉन्फ्लिक्टिव बिलीव्स और एक्शंस के दरमियान। डिसोनेंस अराइजेस व्हेन एक्शंस क्लैश विद एटीट्यूड्स prompting a desire to restore cognitive consistency। Next MCQ है which pioneered approach developed by Carl Roger emphasized unconditional positive regard, genuineness and empathy। So friends इसका करेक्ट ऑप्शन है person centered non directive counseling जो होती है ये एक पायोनीड अप्रोच है जिससे अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस एंड एम्पैथी मिलती है। कार्ल रोगर इस्टेब्लिश करते हैं क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग को। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जो होती है वो सपोर्ट करती है क्लाइंट सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ को। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन काउंसलिंग रीफ्रेजिंग द एसेंस ऑफ क्लाइंट्स मैसेज इन द काउंसलर्स ओन वर्ड्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है पैराफ्रेजिंग की। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, क्लाइंट के मैसेज को या फिर क्लाइंट के वर्ड्स को रीस्टेट करना, फिर से दोहराना, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है रीस्टेट करना द कोर थॉट टू क्लियरिफाई कम्युनिकेशन एंड बिल्ड थेराप्यूटिक रैपोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है डायरेक्टिव काउंसलिंग वेयर द काउंसलर एक्ट एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर गिविंग डायरेक्ट गाइडेंस वाज फाउंडेड बाय। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ई.जी. विलियमसन। ई.जी. विलियमसन ने डायरेक्टिव काउंसलिंग को फाउंड किया था। ई.जी. विलियमसन ने। विलियमसन डायरेक्टिव काउंसलिंग इन्वॉल्व्स काउंसलर लेड प्रॉब्लम डायग्नोसिस, मतलब इसमें काउंसलर जो है वो प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा एंड एक्टिव एडवाइस गिविंग होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेडरिक थॉर्न ने एडवोकेट फॉर एक्लेक्टिक काउंसलिंग विच इज डिफाइंड एज। तो फ्रेंड्स एक्लेक्टिक काउंसलिंग जो है फ्रेडरिक थॉर्ने ने एडवोकेट की थी। एक्लेक्टिक काउंसलिंग जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कंबाइनिंग डाइवर्स टेक्निक्स को कंबाइन करके टू द इंडिविजुअल क्लाइंट्स नीड्स, इंडिविजुअल की क्लाइंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग डाइवर्स टेक्निक को कंबाइन करके क्लाइंट की हेल्प करना।
क्लाइंट की नीड्स को कंप्लीट करना। नेक्स्ट एमसीक्यू है अल्बर्ट एलिस डेवलप रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अल्बर्ट एलिस ने डेवलप की थी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी विच फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग। ये जो है फोकस करती है किस पे, आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग irrational beliefs and cognitive distortion. REBT identifies irrational beliefs that leads to emotional distress. Next MCQ है in classical conditioning, a previously neutral stimulus that eventually trigger a conditioned response after learning is called. So friends, इसका करेक्ट ऑप्शन है conditioned stimulus. ये क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, प्रीवियस न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो इवेंचुअली ट्राइगर करता है कंडीशनड रेस्पॉन्स को आफ्टर लर्निंग, इसको कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस. Through paired association, the neutral stimulus become a conditioned stimulus. Next MCQ है the psychological term for brain's interpretation and organization of raw sensory information is called. So friends, इसका correct option है perception. Perception जो है psychological term है for the brain's interpretation and organization of raw sensory information. Perception is high level cognitive process for interpreting raw sensory inputs. Next MCQ है which sleep stage is most strongly associated with vivid dreaming and muscle paralysis. So friends, correct option is rapid eye movement sleep. Rapid eye movement sleep जो है ये एक स्लीप स्टेज है जो कि मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएट करती है विविड ड्रीमिंग के साथ एंड मसल पैरालिसिस के साथ. REM स्लीप फीचर्स कौन से होते हैं? रैपिड आई मूवमेंट होती है, ब्रेन एक्टिविटी सिमिलर टू वेकफुलनेस एंड विविड ड्रीम्स होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है एन इंडिविजुअल हु इज एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, टाइम अर्जेंट एंड इजीली फ्रस्ट्रेटेड इज क्लासिफाइड एज हैविंग अ टाइप ए पर्सनैलिटी. टाइप ए पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्व कॉम्पिटिटिवनेस, इम्पेशंस एंड हायर स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी. नेक्स्ट एमसीक्यू है इन क्लासिकल कंडीशनिंग पावलो ऑब्जर्व दैट डॉग सेलिवेटेड टू अ बेल टोन. Salivation in response to bell tone is the conditioned response. Salivation triggered specifically by learned bell tone is the conditioned response. Next MCQ है what type of memory hold exact sensory snapshot of visual information for less than a second. So friends, इसका correct option है iconic memory. Iconic memory जो होती है type of memory है जो कि hold करती है exact sensory snapshot of visual information को for less than a second. नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी डेट रिटेन साउंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेकेंड इज कॉल्ड. ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी जो कि रिटेन करती है साउंड को अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेकेंड, इसको कहते हैं इक्वेक मेमोरी, क्योंकि इसमें ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी आ रहा है तो ये जो है इक्वेक मेमोरी है. इक्वेक मेमोरी स्टोर्स ब्रीफ ऑडिटरी सेंसरी इंप्रेशंस. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स. सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है सिंपैथेटिक डिवीजन. सिंपैथेटिक डिवीजन जो होती है वो मोबिलाइज करती है एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को यूटिलाइज करती है एंड हार्ट रेट को पास कर देती है स्ट्रेस और डेंजर के दौरान. नेक्स्ट एमसीक्यू है बॉडीज इंटरनल 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल इज कॉल्ड. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्केडियन रिदम. सर्केडियन रिदम जो होता है गवर्न करता है फिजियोलॉजिकल पैटर्न ओवरली 24 आवर डे. नेक्स्ट एमसीक्यू है लर्निंग डेट occurs without any immediate reinforcement and is not demonstrated until an incentive is provided. तो फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं? लेटेंट लर्निंग. वो लर्निंग जो कि विदाउट एनी इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, मतलब कोई उसमें इमीडिएट रीइंफोर्समेंट नहीं है. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन लेटेंट लर्निंग है. एडवर्ड टॉलमैन, उन्होंने शो किया था एनिमल्स फॉर्म कॉग्निटिव मैप साइलेंटली थ्रू लेटेंट लर्निंग. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच मेंटल कंडीशन इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ डीप डिप्रेशन एंड मैनिक यूफोरिया. सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर किस चीज़ से कैरेक्टराइज है? ड्रामेटिक मूड स्विंग्स बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन. नेक्स्ट एमसीक्यू है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड इन कार्ल रोगर थेरेपी मीन्स द काउंसलर एक्सेप्ट एंड वैल्यूज द क्लाइंट नॉन जजमेंटली विदाउट कंडीशन. सो फ्रेंड्स, इसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड जो है कार्ल रोगर थेरेपी में किस चीज़ को शो करता है कि काउंसलर जो है वो एक्सेप्ट करता है एंड वैल्यू देता है क्लाइंट को नॉन जजमेंटली विदाउट कंडीशंस. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एक्ट एज द मोरल कंसाइंस इंटरनलाइजिंग सोसाइटल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज.
सो फ्रेंड्स, जिसमें मॉरल एंड इंटरनलाइजिंग सोसाइटल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज आ जाए तो ये जो है सुपर ईगो को शो करता है। सुपर ईगो डेवलप इन चाइल्डहुड एंड रिप्रेजेंट मॉरल आइडियाज एंड कंसाइंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल वर अप्लाइड बाय जॉन वॉटसन टू प्रोड्यूस फियर ऑफ अ वाइट रैट इन लिटिल अल्बर्ट द रैट बिकेम अ। तो यहाँ पे रैट जो है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस। तो यहाँ पे जो वाइट रेट है वो कंडीशनड स्टिमुलस है जो कि इलिसिट करता है कंडीशनड फियर रेस्पॉन्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर टाइम इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं स्टोरेज। ज़्यादा टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना इंफॉर्मेशन को मेमोरी में, तो इसको कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज रिफर करती है रिटेनिंग इनकोडेड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी सिस्टम ओवर टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू है लोकेटिंग एंड ब्रिंगिंग स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड रिट्रीवल। रिट्रीवल किस चीज़ को बोलते हैं? जब स्टोर्ड मेमोरी को हम कॉन्शियस अवेयरनेस में लाएं तो उसको कहते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल एक्सेसेस एंड रिकवर्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एक्टिव कॉग्निटिव यूज। जैसे हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल हम याद करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे वो हमें जब याद आ जाता है तो ये क्या होता है, स्टोर्ड मेमोरी को बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना। नेक्स्ट एमसीक्यू है जनरल नॉलेज ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज इज स्टोर्ड इन। जनरल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं और कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज जो होती हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? सिमेंटिक मेमोरी में। सिमेंटिक मेमोरी जो होती है वो होल्ड करती है जनरलाइज फैक्चुअल नॉलेज को इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब इसमें अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ये जो होती है इंडिपेंडेंट होती है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। इसमें हम जनरलाइज फैक्चुअल नॉलेज को होल्ड करते हैं, तो इसको कहते हैं सीमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेमोरी फॉर मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स सच एज राइडिंग अ बाइसाइकिल और इंसर्टिंग एन आईवी लाइन इज कॉल्ड प्रोसीजरल मेमोरी। जो कि किसी प्रोसीजर से रिलेटेड हो उसको कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे कि मेमोरी फॉर मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स सच एज राइडिंग अ बाइसाइकिल और इंसर्टिंग एन आईवी लाइन, तो ये जो है प्रोसीजरल मेमोरी के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द टेंडेंसी टू रिमेंबर आइटम्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ लिस्ट बेटर देन आइटम्स इन द मिडिल इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट जो होता है वो कंबाइन करता है प्राइमरी एंड रिसेंसी रिकॉल एडवांटेजेस। प्राइमरी मीन्स बिगनिंग एंड रिसेंसी मीन्स एंड। मतलब प्राइमरी को भी और एंड वाली को भी रिकॉल करता है, मगर बीच वाली को छोड़ के, मिडिल वाली आइटम्स को छोड़ के प्राइमरी एंड एंड वाले आइटम्स को याद करने की टेंडेंसी को कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स बिलीव्स इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड एंड अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। सो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी जो है एबिलिटी है टू सक्सीड एंड अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। अल्बर्ट बंडूरा डिफाइंड सेल्फ एफिकेसी एज कॉन्फिडेंस इन एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक एक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू इरिक इरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलिसेंस। प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क जो होती है एडोलिसेंस में इरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस के अकॉर्डिंग एडोलिसेंस की टास्क क्या होती है? सो फ्रेंड्स, इसकी टास्क होती है आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन। एडोलिसेंस जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल इंडिपेंडेंस को टू फॉर्म अ क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है ये किस स्टेज में होता है? ये इन्फेंसी वाली स्टेज में होता है। उसके अलावा आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन ये जो है एडोलिसेंस वाली स्टेज में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है। एंड उसके अलावा इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियरिटी जो है ये स्कूल एज बच्चों में होती है। जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसको जो है उसको इनकरेज किया जाता है, और जो बच्चा फेल हो जाता है उसको जो है दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है। तो ये जो है इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियरिटी स्कूल एज में आ जाती है। इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन जो है ये अडल्टहुड में आ जाती है। इंटीमेसी में क्या होते हैं कि ये जो है अडल्टहुड में ये रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, जबकि आइसोलेशन में अगर कोई रिलेशनशिप इनका ना बने तो ये आइसोलेट फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन जीन पिएगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द स्टेज वेयर चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द। तो फ्रेंड्स, ये जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसमें इन्फेंट जो होते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं। नोइंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट।
मतलब ये जो है जब ऑब्जेक्ट कोई उनके आउट ऑफ साइट हो जाए, उनके नज़रों से दूर हो जाए, तो ये जो है जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एन इंटेंस अनएक्सपेक्टेड एपिसोड ऑफ ओवरवेलमिंग fear accompanied by physical symptom like heart palpitation is a। सो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है पैनिक अटैक की डेफिनेशन है। पैनिक अटैक में क्या होता है? सडन इंटेंस सर्जेस ऑफ फियर पीकिंग विद इन मिनट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन साइकोलॉजी बर्नआउट अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल एग्जॉस्शन, डीपर्सनलाइजेशन एंड रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट। बर्नआउट जो होते हैं उसके फीचर क्या होते हैं? इमोशनल डिप्लीशन होना, सिनिसिज्म या फिर डीपर्सनलाइजेशन एंड लोअर पर्सनल एफिकेसी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोकेमिकल्स एंड जेनेटिक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होता है साइकोलॉजी में इन्वेस्टिगेट करता है ब्रेन स्ट्रक्चर को, न्यूरोकेमिकल, जेनेटिक्स। Biological approach link mental processes and actions to physiological substrate. Next MCQ है, a patient who transform unacceptable aggressive energy into competitive sport is utilizing the defense mechanism of। तो फ्रेंड्स कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म वो यूटिलाइज कर रहा है? एक पेशेंट जो कि अपने अनएक्सेप्टेबल एग्रेसिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन चैनल करती है अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स को सोशली कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव आउटलेट में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन अडल्ट throwing a temper tantrum when frustrated is demonstrated which Freudian defense mechanism। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है? रिवर्टिंग टू इमेच्योर बिहेवियर पैटर्न फ्रॉम अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एन इंडिविजुअल ऑफर्स लॉजिकल सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होती है? ये क्रिएट करती है सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सक्यूजेस टू सब्सटीट्यूट फॉर रियल मोटिव्स। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो लॉजिकल सोशल एक्सेप्टेबल रीजंस देते हैं टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए ये सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस देते हैं, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डाइवर्टिंग इमोशनल एंगर फ्रॉम अ थ्रेटनिंग टारगेट टू अ सेफर नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम जो है अपना इमोशनल एंगर जो है डाइवर्ट करते हैं, मतलब गुस्सा एक तरफ से होता है और हम जैसे अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस का गुस्सा आके घर निकालेंगे, तो इसको कहते हैं डाइवर्टिंग इमोशनल एंगर फ्रॉम अ थ्रेटनिंग टारगेट टू अ सेफर नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसके और भी एग्जांपल्स है, येलिंग एट अ पेट आफ्टर बैड वर्क डे, या फिर एक चीज़ का गुस्सा किसी और पर निकालना, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट करता है इमोशनल इम्पल्सेस टुवर्ड अ लेस थ्रेटनिंग सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कॉन्शियसली रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज एन ऑब्वियस पेनफुल रियलिटी इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डेनियल। डेनियल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर देना, ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे कोई बुरी खबर आ गई है तो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देना, इसको कहते हैं डिनाई करना या फिर डेनियल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज अ बिहेवियर थेरेपी टेक्निक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है फोबियाज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबियाज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर को कॉमनली ट्रीट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग गिविंग अ चाइल्ड अ स्टिकर फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एडिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द टारगेटेड बिहेवियर। जैसे किसी बच्चे ने एक बार होमवर्क जो है वो कंप्लीट किया तो उसको हमने कोई इनाम दे दिया, इस वजह से वो बार बार होमवर्क कंप्लीट करेगा, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एडिंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इम्पोजिंग अ फाइन फॉर ट्रैफिक वायलेशन टू रिड्यूस स्पीडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट।
मतलब किसी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम कोई चीज़ जो है रिमूव करते हैं तो उसको नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं, और अगर किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए या किसी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम अगर कोई चीज़ ऐड कर लें तो उसको कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। इंक्रीजिंग जो है वो रीइंफोर्समेंट से रिलेट करता है, जबकि रिड्यूसिंग जो है वो किससे रिलेट करता है, पनिशमेंट से रिलेट करता है। और अगर रिड्यूसिंग में हम कोई चीज़ रिड्यूस कर लें, रिमूव कर लें रिड्यूसिंग में, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट है, और अगर हम रिड्यूसिंग में कोई चीज़ ऐड कर लें तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। जबकि रीइंफोर्समेंट बिल्कुल इसके अपोजिट है। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ ऐड करें कि उसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ रिमूव करें जिससे उसका बिहेवियर इंक्रीज़ हो, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है नेगेटिव पनिशमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोज अ फाइन, फाइन जो है इम्पोज करते हैं ट्रैफिक वायलेशन के लिए, तो ये रिड्यूस करता है स्पीडिंग को। ये एग्जांपल है नेगेटिव पनिशमेंट का। रिमूविंग अ डिजायरेबल सोर्स मनी टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर स्पीडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट यूजेस एम्बिगुअस इंक ब्लॉक इंक प्लॉट्स टू रिवील अनकॉन्शियस डायनामिक। अनकॉन्शियस डायनामिक्स को रिवील करने के लिए कौन सा पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट यूज़ होता है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है रोस्चर्स इंकबॉट टेस्ट। रोस्चर्स इंकबॉट टेस्ट जो है एक प्रोजेक्टिव असेसमेंट है जो कि इवैल्यूएट करती है रेस्पॉन्सेज को टू सिमेट्रिकल इंक प्लॉट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कॉग्निटिव bias where one overemphasizes internal personal traits and underestimates situational factors when judging others is called fundamental attribution error। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है क्या होता है, जिसमें हम ये कॉग्निटिव bias होता है जहाँ पे हम ओवर एम्फेसाइज करते हैं इंटर पर्सनल ट्रेट्स को, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं किसी इंसान पे, एंड हम अंडर एस्टिमेट करते हैं सिचुएशनल फैक्टर। मतलब हम जो उसकी सिचुएशन होती है उसको इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं व्हेन जजिंग अदर्स, जब हम दूसरों को जज करते हैं। जैसे कोई बंदा जैसे कोई बच्चा जो है क्लास में लेट आता है, तो हम जज करते हैं कि है ये ऐसा, मतलब ये लेट है, मतलब हम कहते हैं इसको टाइम की कोई परवाह नहीं है, या फिर ये स्कूल आना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ओवर एम्फेसाइज करते हैं उसके इंटरनल पर्सनल ट्रेट्स पे, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, और जबकि हम उसकी सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसकी कोई सिचुएशन होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी जिस वजह से वो लेट आया। तो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट सिचुएशनल फैक्टर्स उसको कहते हैं, एंड हम यहाँ पे ओवर एम्फेसाइज करते हैं इंटरनल पर्सनल ट्रेट्स को। तो इसका ये जो डेफिनेशन है किस चीज़ की है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की। एक्सप्लेनेशन में ही पीपल नेचुरली एट्रीब्यूट अदर एक्शंस टू कैरेक्टर रादर देन इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हम कोई सिचुएशनल या फिर इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखते, हम सिर्फ उसके एक्शंस को देखते हैं, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कॉन्सेप्ट रिफर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन अ सिंपल वेल लर्न टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि रिफर करता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन सिंपल और वेल लर्न टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। दूसरों की प्रेजेंस में वेल लर्न टास्क या फिर हम जो है इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो इसको कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। बीइंग ऑब्जर्व्ड इन्हेंसेस अराउजल, अगर हमें कोई ऑब्जर्व करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, अराउजल इन्हेंस होता है, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम अपने आप को, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑन मास्टर्ड टास्क। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सोशल फैसिलिटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिस्ट्रेंट अकरिंग इन ग्रुप सिचुएशन दैट फॉस्टर अराउजल एंड एनोमिटी इज नोन एज। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन क्या होती है, ये काज करती है इंडिविजुअल टू लॉस पर्सनल आइडेंटिटी इन क्राउड्स। क्राउड्स में इंडिविजुअल जो है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, इसको कहते हैं डी इंडिविजुएशन। यहाँ पे लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होती है एंड रिस्ट्रेंट अकरिंग इन अ ग्रुप सिचुएशन। ग्रुप सिचुएशन में ये ऐसा होता है डेट फॉस्टर अराउजल एंड एनोनिमिटी, मतलब एनोनिम होना, मतलब किस उसको अपना नाम ही नहीं पता होता, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। एनोनिमिटी इसको शो करती है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ब्रेन स्ट्रक्चर सर्व एज द मेन रिले स्टेशन फॉर इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज थैलामस। थैलामस जो है मेन रिले स्टेशन के तौर पे एक्ट करता है। ये क्या करता है, इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए एज ए रिले स्टेशन प्ले करता है रोल। थैलामस में विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल इनपुट्स सारे आ जाते हैं जो कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है। जस्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को छोड़ के। स्मेल के अलावा जो भी सेंसेस हैं विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल, ये सारे थैलामस कंट्रोल करता है। थैलामस मतलब रिले स्टेशन एक्ट करता है इन सब के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ब्रेन रीजन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड फाइन मूवमेंट पोस्चर इज द। ब्रेन की कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस के लिए एंड मेंटेन पोस्चर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम रेगुलेट करता है स्मूथ मसल कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर बैलेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्राइमरी सेंटर इन द ब्रेन फॉर रेगुलेटिंग हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है प्राइमरी सेंटर होता है ब्रेन में जो कि रेगुलेट करता है हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी को। हाइपोथैलेमस कंट्रोल फंडामेंटल होम्योस्टेटिक ड्राइव्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है द थिक बैंड ऑफ न्यूरल फाइबर कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक थिक बैंड होता है न्यूरल फाइबर्स का जो कि लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोसम फैसिलिटेट करता है इंटर हेमिस्फीरिक कम्युनिकेशन अक्रॉस द ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यू है ब्रोकास एरिया एसेंशियल फॉर स्पीच प्रोडक्शन इज लोकेटेड इन विच लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रंटल लोब। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब पे ब्रोकास एरिया होता है जो कि स्पीच के लिए, स्पीच प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्निकीज एरिया क्रिटिकल फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज लोकेटेड इन विच सेरिब्रल लोब। सो फ्रेंड्स वर्निकी एरिया जो होता है वो टेम्पोरल लोब में होता है। वर्निकी एरिया इन द टेम्पोरल लोब इनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ ब्रेन इज लोकेटेड इन द। विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर जो होता है ब्रेन का वो ऑक्सीपिटल लोब में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स विच प्रोसेस बॉडीली टच टेम्परेचर सेंसेशन इज इन द। सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रोसेस करता है बॉडीली टच एंड टेम्परेचर सेंसेशंस को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब में सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है टैक्टाइल परसेप्शन के लिए। टैक्टाइल मीन्स टच। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन बेसिक रिसर्च डिजाइन द वेरिएबल दैट इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है द आउटकम वेरिएबल measured by researchers to detect changes caused by manipulation। आउटकम वेरिएबल जो कि रिसर्चर्स मेजर करते हैं टू डिटेक्ट चेंजेस जो कि मैनिपुलेशन की वजह से हुई है, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करता है इफेक्ट और रिस्पॉन्स को। फ्रेंड्स फाइनल एंड लास्ट एमसीक्यू है इस गैस पेपर का। एन इनएक्टिव सब्सटेंस और शेम ट्रीटमेंट गिविंग टू अ कंट्रोल ग्रुप इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट इज अ प्लेसबो। प्लेसबो क्या होता है, प्लेसबोज आइसोलेट साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस। प्लेसबोज जो होते हैं वो आइसोलेट करते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस को फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। दिस इज नॉट लास्ट एमसीक्यू, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स इनटू इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स टू अवॉइड इमोशंस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होती है, डिटेच करती है इमोशनल पेन को थ्रू क्लिनिकल एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक, जिसमें चैनल करते हैं अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट टर्म में, जो कि जिसकी वजह से इमोशंस को अवॉइड कर सकें, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन मैस्लोज थ्योरी द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वेयर वन फुलफिल्स पर्सनल पोटेंशियल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच थेरेपी मॉडल डेवलप बाय एरन बेक टारगेट नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें कहा जा रहा है कौन सी थेरेपी मॉडल में एरन बेक जो है कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को टारगेट करते हैं।
सो फ्रेंड्स, कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये एक मॉडल है जो कि डेवलप किया था एरन बेक ने, और ये मॉडल जो है टारगेट करता है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्जन को। एरन बेक कॉग्निटिव थेरेपी रीस्ट्रक्चर नेगेटिव थॉट्स एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। ये जो है रीस्ट्रक्चर करता है नेगेटिव थॉट्स को जो कि डिप्रेशन के साथ एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट टीच पेशेंट टू अल्टर मसल टेंशन एंड डीप ब्रीदिंग टू कम्बैट एंजाइटी इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये जो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को शो करता है, जिसमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को टीच किया जाता है टू अल्टर मसल टेंशन एंड डीप ब्रीदिंग टू कम्बैट एंजाइटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन काउंसलिंग establishing a warm, trustworthy and empathetic connection with the client is called building। तो यहाँ पे building rapport build करने को कहते हैं establishing a warm, trustworthy and empathetic connection with the client। rapport जो है create करती है supportive climate essential for therapeutic work। नेक्स्ट एमसीक्यू है अनकॉन्शियस रीडायरेक्शन ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट पास्ट पर्सनल रिलेशनशिप ऑन टू द थेरेपिस्ट इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस। इसमें अनकॉन्शियस मतलब अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करना सिग्निफिकेंट पास्ट पर्सनल रिलेशनशिप किसी थेरेपिस्ट पे, जैसे नर्स पे, मतलब पेशेंट को जो है पास्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स अचानक से याद आ गई, फीलिंग्स आ गई अनकॉन्शियस, तो वो जो है वो उस पास्ट फीलिंग को थेरेपिस्ट में फाइंड करेगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस कब होती है? जब क्लाइंट जो है प्रोजेक्ट करता है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को रिगार्डिंग पास्ट फिगर्स onto the counselor। Next है when the counselor unconsciously project their own unresolved feelings onto the client it is called counter transference। counter transference क्या होता है कि यहाँ पे काउंसलर जो होता है वो अनकॉन्शियसली अपने थॉट्स को अनरिजोल्व फीलिंग को क्लाइंट के ऊपर लगा देता है, तो इसको कहते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस। ये इमोशनल रिएक्शन होता है काउंसलर का प्रोजेक्टेड बैक ऑन टू द क्लाइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच एथिकल रूल प्रोटेक्ट क्लाइंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर इन क्लिनिकल काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करती है पेशेंट डेटा इज केप्ट प्राइवेट अनलेस एक्सप्लिसिट लीगल एक्सेप्शन अकर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन काउंसलिंग द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग की पॉइंट्स डिस्कस्ड अक्रॉस द सेशन इनटू कोहेसिव रिव्यू इज कॉल्ड समराइजिंग। की पॉइंट्स को कंबाइन करना एट द एंड कोहेसिव रिव्यू के लिए, तो इसको कहते हैं समराइजिंग। समराइजेशन जो होती है वो सिंथेसाइज करती है ब्रॉड डिस्कशन को टू रिव्यू प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन क्लिनिकल असेसमेंट इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय विच एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ए नंबर हाउ डिड यू फील व्हेन यू हियर द डायग्नोसिस। ये जो है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अलो करते हैं क्लाइंट जो है डिस्क्रिप्टिव अनकंस्ट्रेंटेड नैरेटिव रेस्पॉन्सेस को, मतलब क्लाइंट जो है डिस्क्रिप्शन में आंसर दे, मतलब ज़्यादा आंसर दे, ज़्यादा जो है अपने बारे में डिटेल में बताए, उसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्राइमरी गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन काउंसलिंग इज टू। प्राइमरी गोल क्या होता है क्राइसिस इंटरवेंशन काउंसलिंग में? रिस्टोर इमीडिएट इमोशनल स्टेबलाइजेशन एंड सेफ्टी। ये जो होता है प्राइमरी गोल होता है क्राइसिस इंटरवेंशन में कि इमीडिएट इमोशनल स्टेबलाइजेशन को रिस्टोर करना एंड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच साइकोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स इवैल्यूएशन ऑफ देयर ओवरऑल सेल्फ वर्थ। सो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम जो होता है डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल इवैल्यूएशन ऑफ देयर ओवरऑल सेल्फ वर्थ। सेल्फ स्टीम measure a personal general sense of value and self worth। नेक्स्ट एमसीक्यू है a patient refusing to believe a terminal medical diagnosis is exhibiting this is known as denial। यहाँ पे क्या कह रहा है? पेशेंट जो है रिफ्यूज कर रहा है उस बात पे बिलीव करने, मतलब मेडिकल डायग्नोसिस जो हुई है उसको बिलीव करने से रिफ्यूज कर रहा है, इसको कहते हैं डेनियल। डेनियल प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम अक्यूट डिस्ट्रेस बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। मतलब यहाँ पे पेशेंट जो है अपने आप को डिस्ट्रेस से बचाने के लिए, अक्यूट डिस्ट्रेस से बचाने के लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ थेरेपेटिक स्किल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विदाउट लॉसिंग ऑब्जेक्टिविटी इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी जो होता है एक थेरेपेटिक स्किल है जिसमें क्लाइंट्स की इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट लॉसिंग ऑब्जेक्टिविटी,
अपने आप को मतलब लॉस नहीं कर देते क्लाइंट की फीलिंग में, तो इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी जो होता है अंडरस्टैंड करना होता है क्लाइंट की पर्सपेक्टिव को ऑब्जेक्टिवली, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इमोशनल पिटी, जिसको सिंपैथी कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो है लास्ट एमसीक्यू है, which theory posit that motivation stems from an internal drive to maintain an optimal level of physiological arousal। इसमें कहा जा रहा है कौन सी थ्योरी जो है पॉजिट करती है मोटिवेशन को, कौन सी थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन जो है स्टेम करता है, इंटरनल ड्राइव होती है मोटिवेशन जो कि मेंटेन करता है ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल को। तो फ्रेंड्स अराउजल थ्योरी जो है, अराउजल थ्योरी जो है वो पॉजिट करती है कि मोटिवेशन जो है स्टेम होता है इंटरनल ड्राइव से टू मेंटेन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। Arousal theory states people seek activities to maintain their preferred level of stimulation। So friends यहाँ पे BCQ सीरीज एंड होती है गेस पेपर की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।